डाई इलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक्स होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा ना। डाई इलेक्ट्रिक्स होता है आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोल सकते हो या इंसुलेटिंग मटेरियल्स को क्या करते हैं हम लोग, प्लेस्ड कर देते हैं, प्लेस्ड बिटवीन द क्या कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर। अब बोलेगा सर ये जो हम कैपेसिटर बनाते हैं इस तरीके से नहीं, और ये प्लेट है इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है इस पे, और ये जो है बीच में क्या रहता है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसी के बीच में क्या डालते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स डालते हैं नहीं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स का काम है क्या एक्चुअली में, तो समझो इसको बात को है ना। तो इसका मेन जो है ना दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है इस डाइलेक्ट्रिक्स का। यदि हम जो इसके बीच में मटेरियल से वैक्स डालते हो ना आप लोग, क्या क्या डाल देते हैं, वैक्स डाल देते हैं है ना, या फिर और आप बहुत कीजिए HCl भी होता है ना, O2 होता है, H2 होता है, फिर आपका वाटर होता है, बहुत सारा चीजें हैं डाइलेक्ट्रिक्स को डाला जाता है। सब इंसुलेटिंग मटेरियल्स का काम करता है। समझोगे बात को, क्यों डालने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है। माइका भी डाल सकते हैं। अब बात को समझते हैं हम लोग कि देखो तुम लोग क्या देख रहे हो कि सर एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है ना, इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, ये अब खुद सोचो कि ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, है कि नहीं है, और ये प्लेट इसको, तो अगर इसके बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं तो अट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है क्या करते हैं ऑफ द कैपेसिटर, क्या पर्पस क्या है, पर्पस क्या है बउआ, पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहला है टू अवॉइड, हाँ टू अवॉइड अट्रैक्शन बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट्स, ओके। दूसरा चीज क्या है, सेकेंड चीज क्या है, तो सेकेंड चीज भी समझते हैं। जैसे देखो मान लो आप इस कागज को एक प्लेट मान सकते हो क्या, चलो मैं दो इसको बना देता हूं क्योंकि एक और कहां से लाऊंगा अभी, है ना। इसको मैंने टीयर किया और इसको मैंने दो प्लेट्स फॉर्म कर दिया। आराम से समझना, बहुत समझ में आएगा और बहुत आसान टॉपिक है, आई लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खेला मेला खत्म, है ना। तो देखो ध्यान से, ये दो प्लेट दिख रहा है तुमको, अब देखो हवा चल रहा है तो हिल रहा है नहीं। अब सोचो जब हवा चल रहा है हिल रहा है, अगर इसके बीच में प्लस चार्ज इसके माइनस, क्या करेगा दूसरे एक दूसरे से चिपक जाएगा ना। और वैसे भी तुम लोगों को पता है गैप बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, बताए थे ना कि गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो देखो अब इतना मतलब कि नेकेड आई से इजीली दिखाई भी नहीं देता है गैप, है ना। तब देख तो जैसा ये अगर गैप है, आप सोचिए इस पर प्लस है, इस पे क्या करेगा दूसरे को, तो हमें अट्रैक्शन को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो बीच में कुछ तो ऐसा मटेरियल डालेगा ना जिससे अट्रैक्शन प्लेट का नहीं होने, अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा ना। हाँ, तो सबसे पहला पर्पस क्या है, वेरी गुड। दूसरा पर्पस क्या है पता है, ये प्लेट जो है ना बहुत थीन होता है, क्या होता है, तो लुचपुच जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना कि नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ये क्या है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको चिपका दिए, इस प्लेट को, इसके ऊपर इस प्लेट को चिपका दिए। अब देखो जब ये चिपक गया ना, तो इस मटेरियल के कारण इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया है, नहीं बढ़ गया, बोलिए हाँ या ना। अब यही प्लेट जो एकदम लुचपुच था वो क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। क्यों स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि इसको एक कोई स्ट्रांग
सपोर्ट मिल गया है नहीं, तो हम प्लेट को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करता है, प्लेट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक्स का एक और पर्पस है, क्या क्या कि इट्स है ना, इट प्रोवाइड क्या, सपोर्ट फॉर द प्लेट, सपोर्ट फॉर द प्लेट्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ। क्या करता है उसके स्ट्रेंथ को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा का जो पहले ही हम बता चुके हैं, कैपेसिटी बढ़ता है कि घटता है डाइलेक्ट्रिक्स डालने से, बताओ। कैपेसिटेंस क्या होता था, के टाइम्स बढ़ जाता था ना, याद है। अरे के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ना, याद होगा तो बताए थे पहला क्लास में कि अगर डाइलेक्ट्रिक्स डाल देंगे ना उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो तीसरा पावर क्या, टू इंक्रीज, क्या बताओ, इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये तीन मेन कारण है कि इसको हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या डाल देते हैं बताइए, डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं। कोई दिक्कत। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों को तीन पर्पस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो प्लेट के अट्रैक्शन को अवॉइड करता है, दूसरा जो प्लेट है, सीट है, वो ऐसा ही एयर में रहेगा तो लुचपुच रहेगा, मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, शेप उसका क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो भाई क्या कर देंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो अपने शेप में बराबर प्रॉपर मेंटेन रहता है। किसके कारण, किसके सहायता से, डाइलेक्ट्रिक के सहायता से। तीसरा का क्या कि उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, तो उतारो तो फटाफट। अरे रुक जाओ भाई, बड़ी हल्ला करता है यार। हाँ चलो देखो, मनकुश बताओ मेरे को, यहां तक दिखाई दे रहा है, इधर इधर देखो, इधर इधर नहीं ना दिखाई दे रहा है। इसके इधर लिख सकता है, नीचे दिक्कत है, नीचे कहां तक, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है मतलब, चल ठीक है। अरे हल्ला मत करो, अब सुनो ध्यान से, करेगा होशियारी हैं। डाइलेक्ट्रिक्स तो तुम लोग जान गया, इंसुलेटिंग मटेरियल्स है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है, और क्या काम करता है बताओ। अब बोलेगा सर वाटर जो है नॉन कंडक्टिंग है सर, इंसुलेटिंग है सर, नहीं है सर, लेकिन काम मेटल भी कर सकते हैं, रख सकते हैं ना, रखने का कौन जानता है ना। लेकिन आप लोग बेस्ट अच्छा रहेगा कि जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो देखिए टाइप्स की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ, ये सब थ्योरी बता रहे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स में जानता है, दो गो डाइलेक्ट्रिक्स बहुत फेमस है, एक का नाम है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा का नाम है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और कौन सा, अब समझिएगा ध्यान से, है ना, ये फिजिक्स का बात नहीं हो रहा है, ये केमिस्ट्री का बात हो रहा है, और केमिस्ट्री तो आप लोग का बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन है नहीं समझने में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है तो कटायन एनायन जो है सेपरेटेड रहेगा थोड़ा सा पहले से ही, एक जगह कौन साइड, यानी कटायन एनायन के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, है ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, ऑफ किसका किसका बताओ, एटम और मॉलिक्यूल्स, है ना, आर सेपरेटेड, है ना, सेपरेटेड बाय माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस।
एकदम आराम से, एकदम क्लियर, 5वां क्लास जैसा पढ़ाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा ना, आराम से इसको पढ़ेंगे 2-3-4 घंटा में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये पहला पॉइंट लिखा तुम कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बताओ मेरे को तुम। सेपरेटेड है, कितना डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो जैसे देखो, अगर मान लो ऐसा एटम है ना, ऐसा रहेगा, सुन रहा है बात को, तो एगो प्लस एगो है ना सेपरेटेड जैसा, ये किसका एटम या मॉलिक्यूल कहलाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, समझा। नॉन पोलर में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम्स जो होगा या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड्स करेगा, मतलब कि ऐसा कुछ नजर आएगा, प्लस और माइनस क्या रहेगा एक के जगह, समझा बात को। तो इसका जो एटम होगा ना, दूसरा का पॉइंट में लिख लेना, इसका एटम ये मॉलिक्यूल किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का ना। तो एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसमें ना बउआ, इसका एटम और मॉलिक्यूल्स होगा ना, एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स जो होगा ऑफ किसका बताओ, नॉन पोलर का, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इसमें इंड्यूस्ड होता है, कैसा होता है, हाँ इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, यानी कि इट हैज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट टेम्पोरली, इंड्यूस्ड टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट। मतलब क्या कि क्या नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा हमेशा, नहीं, आप इंड्यूस कर सकते हो लेकिन परमानेंट नहीं, कैसा, टेम्पोरली, यानी कि इस चार्ज को कोई बाहरी सहायता से आप थोड़ा मोड़ा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन इसमें सेपरेट करने की जरूरत, ये पहले से ऑलरेडी समझ में आ रहा है बात को कि नहीं, इतने तक लिखने के लिए बोला है मंस को, है ना, अब इससे बाद नहीं लिखेंगे, इतना उतारो फिर 2 पॉइंट और लिखेंगे, एगो और पॉइंट लिखोगे इसी में और चौथा भी लिख लोगे, लेकिन पहले एगो और पॉइंट लिखो, यहां जगह है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या लिखेगा पता है कि ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कितना होगा, जीरो होगा। कैसे, है ना, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल, यानी बाहर से नहीं दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो एटम्स है, तो एटम्स के पास तो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन जो रैंडम ओरिएंटेशन है ना, तो रैंडम ओरिएंटेशन के कारण उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है, बताते हैं कैसे। इसको मिटा सकते हैं, बोलिए, अरे इसको मिटा सकते हैं, तो समझो, हल्ला नहीं करेगा, खाली समझेगा, है ना, ध्यान से गौर से देखिए। एगो प्लेट, एगो इहो प्लेट, इसके बीच में मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना बउआ। अब कैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर की नॉन पोलर, पोलर, है ना, तो पोलर के पास तो डाइपोल मोमेंट होगा ना। तो देखो ये एगो ऐसे है, हो सकता है एगो ऐसे रहे, एगो ऐसे रहे, एगो ऐसे रहे, एगो ऐसे रहे,
एगो ऐसे रहे, एगो ऐसे रहे, एगो ऐसे रहे, 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 इस तरीके से रैंडम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, जैसे भी लगाना है आप दीजिए। बेचारा वो इस तरह से ओरिएंटेड है कि इसका खुद का अपना डायपोल मोमेंट है नहीं कि किधर के किधर, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए, प्लस से माइनस। बहुत अच्छे, हाँ ये तो बहुत अच्छा बात है, प्लस से माइनस होता ही है डायरेक्शन। जाओ यहां से कूद जाओ नीचे, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा सबका। और सबको वेक्टर सम करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल वेक्टर पी आई, आई कितना से 1 से लेकर के सबका वेक्टर सम किसके बराबर आएगा, यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। नहीं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट कैसे निकलता था, वेक्टर सम याद है ना। अरे डायपोल मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, आए देखो ना, स्केलर है, स्केलर नहीं है जी, आए वेक्टर है। क्या होता है जरा फॉर्मूला बताओ तो डायपोल मोमेंट का। 2a डिस्टेंस इंटू चार्ज, सेपरेशन इंटू चार्ज होता है, और डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख इसका अपना डायपोल मोमेंट है, इसका अपना, और सबका खुद का डायपोल मोमेंट, और सब अलग अलग एंगल पे रहेगा, सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट सबका क्या आएगा, बोलिए रिजल्टेंट कितना आएगा, क्यों आएगा 0, क्योंकि बाहर से कोई एक्स्ट्रा फील्ड सप्लाई, तो सबके खुद, यानी कि हर एक एटम का पूछे तुमसे कि बताओ बउआ पोलर डाइलेक्ट्रिक के एटम का डायपोल मोमेंट 0 की नॉन 0, नहीं समझा। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एटम का या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल एटम का डाइलेक्ट्रिक पूछ रहे हैं हम, इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना, यानी इंडिविजुअल का तो है ही है जी, इसका खुद का डायपोल मोमेंट तो है इधर की तरफ, समझ में आया, है ना, इसका खुद का डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है। लेकिन अगर हम सबका वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने बोला है पॉइंट में। पॉइंट पढ़िए, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज, अगला पॉइंट पढ़िए, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, जैसे तैसे अपना सब एटम, जैसे अभी देखो समझना है बात को, अगर हम चले जाएं क्लासरूम से और तुमको पता चले कि कोई भी टीचर यहां अवेलेबल नहीं है, ना अशोक सर ने कोई है, तो तुम्हारा जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा, ओरिएंटेशन रैंडम होगा, है ना। और उस रैंडम ओरिएंटेशन में किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या है, सब क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना खूबी है, किसी का खूबी मैच नहीं करेगा, सबका न्यूट्रल, सबका इफेक्टिव नजर आएगा। तो देखो सब एटम के पास डायपोल मोमेंट है, सब मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट, लेकिन वो इस तरह से अरेंज्ड है रैंडमली कि सबका नेट इफेक्ट कितना है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ उतारो तो, इसलिए बोलते हैं कॉपियां यदि पढ़ लिख लेगा तब ना, तो पढ़वे नहीं करता है, आए। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो है ना रैंडम ओरिएंटेशन है, कैसा ओरिएंटेशन है, और कौन सा डायपोल मोमेंट किसका, कैसा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर है ना। देखो ऐसा नॉन पोलर वाला बना देना, ओके। देखो ये तो बेचारा ऐसे भी 0 रहबे करेगा, नहीं हो, प्लस माइनस एक जगह है, तो डिस्टेंस कितना है प्लस माइनस के बीच, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, 0 होगा।
है ना, ज्यादा तुम कोशिश करेगा तो फिर जरी मनी चेंज आएगा। उतार लो। एगो टर्म हम लिखते हैं जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। स्ट्रेंथ ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अच्छा देखो, याद करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही समझो, डेफिनेशन याद है। कैसे? देखो, डाइलेक्ट्रिक्स का स्ट्रेंथ की चर्चा हो रही है। आपका स्ट्रेंथ क्या चीज को, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं वही ना आपका स्ट्रेंथ है। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन आपका स्ट्रेंथ क्या होगा? कितना ज्यादा नंबर आप लाते हैं, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, कितना स्ट्रांग है आप पढ़ने में, है ना। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप पूरे एकदम हट्टे कट्ठे एकदम जिम उम वाले हैं तो वो वाला स्ट्रेंथ आपका इसमें काउंट होगा। बोलेगा बड़ा कमजोर विद्यार्थी है यार, इसको मतलब कि बड़ा वीक है। बोलेगा क्या बात कर रहे हैं सर, आपको अभी पटक देंगे हम, बोले वीक है। लेकिन आपका तुलना तो होगा किस चीज में? बोलिए। नहीं, अब पहलवान हो जाएगा इंजीनियर तो कुछ ही फायदा है ना, अगर पहलवानी में उसका ताकत मालूम होगा। तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ का मतलब कि जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है या जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है उसमें उतना काम वो करता है कि नहीं, है ना। इसलिए अनपढ़ आदमी बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाता है। सचिन तेंदुलकर 10वां फेल, अब बन गया दुनिया का महान बल्लेबाज, नहीं हो? बोलिए हाँ या ना। हाँ। तो बात यह है कि उसका ताकत कहां से देखा गया? तो बोलता है बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है। बहुत स्ट्रांग कोच ही है, लेकिन हाँ स्ट्रांग है, एक बार टिकता है तो आउट ही नहीं होता है ना। तो मेरा बात यह कहने का कि स्ट्रेंथ हम किसका मेजर कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक का। तो भाई डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है? तो सर डाइलेक्ट्रिक का काम तो यह है कि दूगो प्लेट को चिपकने नहीं देना है, हाँ या ना। दूगो प्लेट को चिपकने यानी उसको सेपरेट रखना है, यानी उसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी बरकरार रहना चाहिए? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, नहीं हो? कौन सा प्रॉपर्टी? इंसुलेटर का काम करता है ना वो, नॉन कंडक्टर का काम करता है नहीं। तो मतलब कहने का कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, देखो जी, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को बाहर से क्या दे देंगे, ये कौची है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताइए? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आए बोलते चलिए तो समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आपको अभी ये सब याद हो रहा है ना। खाली बस कॉपी डेली पढ़ के आइएगा, है ना, बड़ा मजा आएगा। 12th मैं बता रहा हूं, 11th का 30% 12th है। 11th का स्टैंडर्ड सिलेबस में क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, 11th का स्टैंडर्ड का 30% से 40% स्ट्रेंथ है किसका? अगर 12th मंथ से खाली किताब कॉपी धीरे धीरे पढ़ लिया तो आपको खुद लगेगा कि 11 से इजी है सर, आप खुद महसूस करोगे, लेकिन आप पढ़े नहीं करोगे, आपको कॉपियां याद नहीं रहेगा, फॉर्मूले नहीं याद रहेगा, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, तब तो फिर 5वां क्लास का जोड़ भी टफ लगेगा, है ना। तो यही बात है। तो देखिए इसके बीच में रख दिए, क्या रख दिए बताइए? आए हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको हम बाहर से क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक, अब फिर भी अपना ये ताकत या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इंसुलेटिंग कैरेक्टर क्या रखता है? बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये उसका क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कभी तो बेचारा ऐसा होगा ना ये कि क्या करेगा, ये इसका स्ट्रेंथ, इसका डायरेक्ट, इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ये कैसा बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर के तरह बेचारा बिहेव करने लगेगा। तो इसका स्ट्रेंथ का ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रेंथ का ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, यहां पे सब बालक को पता है कि एयर जो है ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सही बात है कि नहीं है? लेकिन जानता है तुम लोग, जब एयर को हम बहुत हाई वोल्टेज के बीच में रख देते हैं,
मतलब जैसे ट्रेन देखा है, ट्रेन, तो ट्रेन के ऊपर से रेल गुजरता है, लाइन गुजरता है ना, उसका वोल्ट पता है तुम लोगों को? 25,000 वोल्ट होता है। क्या होता है? 25, हाँ, 1000 वोल्ट होता है। एक और बड़का बड़का खंबा में 33,000 का तार गुजरता है, सुना होगा तुम लोग? नहीं गुजरता है ना। एगो इहो तार गुजरता है 440 वाला। नहीं, एक और घरों में तार गुजरता है, ये जो ये पोलवा पे जो गुजर रहा है, घरा में गुजर रहा है, वो गुजर रहा है 220 वोल्ट वाला। नहीं, अब समझिए बात को, आप एकदम आराम से समझोगे। देखो, मान लो ये 33,000 वाला तार गुजर रहा है और तुम गलती से इसके 5-6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 1 फीट के नजदीक में आ गया, तो क्या होगा पता है? बोलो, तुमको क्या करेगा? खींच लेगा। पता है काहे? क्योंकि इसके पास जो एयर है ना, इसके पास जो एयर है ना, वो एयर बैड कंडक्टर नहीं है, वो क्या हो चुका है? हाँ, क्या हो चुका है? वो पोलराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? पोलराइज हो चुका है, यानी उसमें चार्ज डेवलप हो गया है, तो वो अब कंडक्टर की तरह काम। तो यानी कि कैसे हो गया? तो सर, एयर के पास वोल्टेज था ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था, नहीं 33,000 वोल्ट दे दिए, तो एयर कैसा बिहेव करने लगा? कंडक्टर की तरह आसपास वाला। इसलिए उसके हम उस एक रीजन में जाएंगे तो क्या कर लेगा हमको? तो बोलता है नहीं, देखते हो दीवार एकदम बड़ा खड़ा रहता है, यार्ड वार्ड में देखेगा तो बड़ा दूर दूर दीवार रहता है, नहीं। अब बोलता है ये डेंजर एरिया, इसके आसपास ना जाएं, फिर भी दीवार को मन हो जाता है, तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है ना। अब इधर देखो, इस तार को देखो, यहां भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है कि है? ये क्या यहां का एयर गुड कंडक्टर है? तो सोचो जरा, यहां का हवा उसके तार का हवा तो बराबर है ना, क्या अलग अलग है? लेकिन यहां का हवा अभी अपना प्रॉपर्टी जो उसका था, कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर था उसका? नॉन कंडक्टर का ना, इंसुलेटर का काम करता था ना, तो अपना वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बरकरार रखे हुए है। लेकिन जैसे ही इसके पास हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा, नहीं, और एयर क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा जरीसा, और सेपरेट होकर डायपोल मोमेंट क्रिएट कर देगा, और एयर कैसा बिहेव करने लगेगा? हाँ, कभी ध्यान से तुम लोग को मैं बताता हूं, कभी किए हो कि नहीं? हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक बार पैसा भी जीते हैं। ये जो पहले ट्यूबलाइट आता था ना, अभी एलईडी आने लगा। पहले ट्यूबलाइट देखा था, वो दुगो ऐसे दुगो तार इधर निकला रहता था, और उसको बधा करके घुमा कैसे टाइट करते थे, वो वाला देखा है ट्यूब? तो जब उसको तुम रेलवे लाइन पे ले जाओगे ना, 1 फीट दूरे रखोगे या 1 फीट की ज्यादा, इतना भी दूर रखोगे ना उतरिया से, तब भुक भक करेगा तुम्हारा ट्यूब बा। बिना इतना दूर रखेगा तो उस तार से तुम, यानी यहां पे अगर रेलवे लाइन का तार है और यहां भी अगर ट्यूब का इंड है, तो ये ट्यूब तुम्हारा भुक भक करेगा, है ना। इसलिए बहुत लोगों को मना किया जाता है कि रेलवे पटरी पे छतरी, बारिश जब चल रही हो तो छतरी लगा के नहीं जाना चाहिए। काहे? छतरी में जो लोहा होता है ना, कंडक्टर होता है, और कहीं गलती से, हाँ, नहीं, ये सब रियलिटी है, ये सब ऐसा कहानी नहीं बता रहे हैं आपको हम, ये बताया जाता है, हिदायत दी जाती है कि जब भी आप रेलवे लाइन पे चले तो बारिश अगर हो रही हो तो छतरी उतरी लगा के ना चले, नहीं, क्योंकि कहीं अगर आपका वो एंटीना से तार उधर, तार के को जुड़ा, वो कहीं एक बूंद उधर से सामने से गिरा उस पे, तो आप फिर फट सा खिंचा जाइएगा, है ना, या फिर आप, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं, एयर भी कैसा बिहेव करता है? हाँ, वही बात यहां पे चल रही है कि जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना शुरू कर देंगे, बोलो, बढ़ाना शुरू करेंगे, तो ये पोलराइज होते चला जाएगा। पोते होते होते एक ऐसा समय आएगा कि ये अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कर देगा, और कैसा बिहेव करने लगेगा? तो बोलेंगे इसका स्ट्रेंथ जो है ना, क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, नहीं। तो मतलब स्ट्रेंथ की चर्चा हो रही है, तो बोल रहा है कि जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, यानी जितना ये ब्रेक डाउन होने से पहले जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है, वही इस डाइलेक्ट्रिक का क्या कहलाएगा?
यानी हम हारने से पहले जितना देर तक हम किसी भी क्षमता को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वही मेरा क्या कहलाएगा। तो लिख लीजिए डेफिनेशन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखा अप टू विच any dielectric material up to which क्या लिखा, any dielectric can maintain। चिल्लाना ज्यादा पड़ता है भाई, एकदम माइक के बगैर। नहीं धीरे बोलेंगे ना, धीरे बोलने का आदत ही नहीं है, कैसे बोले धीरे। कैन क्या लिखा, मेंटेन कौन सा प्रॉपर्टी, मेंटेन देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। कैन मेंटेन देयर इंसुलेटिंग, हाँ, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्ट्रेंथ ऑफ डाई लिखा। अब यहां पे एक पॉइंट लिख देना, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेगा, लिख देना कि इफ है ना, वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फ्रॉम एक्सट्रीम लिमिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, if we increase the electric field from extreme limit of dielectric strength, extreme limit of dielectric, हाँ, then क्या हो जाएगा बताओ, breakdown occur, then breakdown occur, सही बात है ना, and dielectric acts as conducting material, and dielectric acts as conducting material। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अरे याद हो गया डेफिनेशन, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो अब एक टर्म लिखेगा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हेडिंग डाल दो। हाँ जी सुनिएगा जरा, पोलराइजेशन ऑफ, ऐसे पोलराइजेशन का मतलब पता है क्या है, किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी भी सब्जी का, किसी भी कुछ का, ABCD आम ओ कोबा कटहल का,
अगर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग कर दें, बांट दें उसको, तो उसका कहानी, उस बांटने की क्रिया को, बांटने का प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। नेता लोग जानते हो जाके पब्लिक में पोलराइजेशन कर देता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझ में आया, वोट लेने के लिए नहीं, तो बोलते हैं कास्ट पोलराइजेशन, है ना, रिलीजियस पोलराइजेशन, है ना। हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, सब्जी वाला बांट देता है, छोटका आलू, बड़का आलू, सड़ल आलू, अच्छा आलू, कट्टल आलू और जो है चिकना आलू, लाल आलू, उजला आलू। अरे समझा रहे हैं ठेठ भाषा में कि एकदम दिमाग में घुस जाए, पोलराइजेशन कभी भूलो नहीं। तो सब कौची कर रहा है वो, हाँ, कलर के बेसिस पे किया तो लाल आलू, उजला आलू कर दिया, साइज के बेसिस पे किया तो छोटका आलू और बड़का आलू कर दिया, नहीं। अगर क्वालिटी के बेसिस पे किया तो सड़ल आलू और अच्छा आलू कर दिया, नहीं। बोलो बोलो, हाँ, था ना पोलराइजेशन। हम लोग भी क्लास में पोलराइजेशन करते हैं, है ना। सेक्स के आधार पे गर्ल्स इधर बैठेगी, बॉयज इधर बैठेगा, अच्छा बच्चा आगे बैठेगा, खराब बुड़बक बच्चा पीछे बैठेगा। अरे हंसना नहीं है भाई, समझना है। आपको हम समझा रहे हैं पोलराइजेशन, तो समझाना पड़ेगा ना। आए कोची बोला, अरे ये मेडॉक महान है कि आप लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सब सब क्या बोलता है, सब लोग समान है, मतलब कि समझे। तो ये महानता है, आप लोग समझते नहीं है यार। तो हम लोगों को किसका पोलराइजेशन करना है, किसका, तो डाइलेक्ट्रिक का कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से, है ना। अब सुनना पहले, हम लोग आवाज नहीं कोई करेगा, एकदम शांति से सुनेगा। पोलराइजेशन के अर्थ पहले समझना आया कि नहीं, यानी कि सेपरेशन करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ दियर पॉजिटिव आयन, कटायन आयन, एनायन, इसी के बेसिस पे ना। तो लिख दोगे, है ना, कि सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल, है ना, टू मेक नेट डाइपोल मोमेंट जीरो की नॉन जीरो, आए, अरे नॉन जीरो बनाना है ना कि जीरो बनाना है। ओहो हो, अब देखो तो इधर ध्यान से, तुम लोग एकदम आराम से समझो, है ना, एकदम इजीली है, बड़ी एकदम आसानी से समझ में आएगा। एक बार समझ में आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं बनेगा, है ना। और दूसरा चीज, एक और शर्त है, जब नहीं बनेगा, कब, जब घर से पढ़ के नहीं आओगे तब, है ना, क्योंकि हम इतने महान है नहीं, तुम इतने महान हो नहीं। बताओ बउआ, रैंडम है कि अलाइंड है, आए, रैंडम है, तो नेट डेवलपमेंट कितना है, आए, है ना, जीरो। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम करना चाह रहे हैं क्या, पोलराइज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे पोलराइज, तो देखिए ध्यान से, इसको रख देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इसको जोड़ दिए, कौन चीज जोड़ दिए बताओ, आए, बैटरी से जैसे जोड़े भी वोल्ट का बैटरी से, तो ऐसे को इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है ना, हो, अरे बोलो बोलो, इधर कौन सा चार्ज, आए, इधर, हाँ जी चंदन प्रभाकर, समझ में आ रहा है, हो गया ना ऐसा। अब इसके अंदर कौची रखल है, वो है ना डाइलेक्ट्रिक। अब बेचारा सब एकदम सीधा हो गया, एक को टेढ़ा नहीं दिखाई देगा, सब एकदम सीधा हो गया है, ऐसा हो गया है। देखिए इधर कौन सा चार्ज था, कौन सा प्लेट है इधर,
तो डाइलेक्ट्रिक पे कौन सा चार्ज आएगा इस तरफ? आए, हाँ इधर। क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा है जी। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट किधर का तरफ, इसका सबका डायपोल मोमेंट कहीं नहीं हो, क्या नहीं हो गया? यानी कि जैसे ही हम क्या किए कि वेन डाइलेक्ट्रिक को कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, पोलर की नॉन पोलर? पोलर डाइलेक्ट्रिक पुट इन एक्सटर्नल फील्ड ऑल द एटम्स गेट्स अलाइंड हो गया ना, अरे अलाइंड हो गया ना कि नहीं? सच एज दे प्रोड्यूस नेट डायपोल मोमेंट, है ना हो? नेट डायपोल कुछ ना कुछ तो डायपोल मिलेगा ना, यानी कि डायपोल मोमेंट कितना होगा, पी की वैल्यू कितनी होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऐसे ऐसे सब एक ही तरफ है, आई जीरो के बराबर होगा, बोल रहा है हाँ। अभियो जीरो के बराबर होगा, तो पोलराइज हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो सभी के सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, अलाइंड हो चुके हैं, एक रेगुलर पैटर्न में सज चुके हैं, है ना? कब ऐसा हुए, जब इसको हम रख दिए किसके, किसी बाहरी। इसीलिए टीचर बहुत जरूरत है, टीचर का बात मानना चाहिए। देखो सब सीधा हो गया। अरे हुआ आए, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था, यही कहानी किसके साथ होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ। उसको ही बना देते हैं डायग्राम में, क्या ताकि तुम लोग समझ जाओ और मेरा भी काम बन जाए। इधर देखो इसको मिटाते हैं हम और डायरेक्ट बनाते हैं। पोलराइजेशन किसका कर रहे हैं बताओ, आए नॉन पोलर। तो देखो ये जो प्लेट है इसको जोड़ दिए, कौन सी जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए। अब इधर देख इस पे कौन सा चार्ज, इस पे आए, बोलते जाओ माइनस। आइए देखो सब किसका एटम है बताओ, आए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। प्लस माइनस एक जगह था ना, आए जरी मनी इंड्यूस्ड इसमें हो जाएगा, नहीं जरी मनी क्या हो जाएगा, इधर सेपरेटेड थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। उतार लो, ये सब मिटाते हैं और बाकी इसको रहने देते हैं। इतना ये दोनों फिगर बा ना फिर से हम यूज करने वाले हैं, इसलिए रहने देते हैं। एगो टर्म तुमको मैं बताता हूं जिसका नाम है पोलराइजेशन वेक्टर, सुना है नाम, तो लिखेगा पोलराइजेशन वेक्टर। नीट वाला विद्यार्थी के लिए एक आध बार पूछ सकता है गलती से, पोलराइजेशन वेक्टर तो ये क्या होता है, क्या होता है ये, द डायपोल मोमेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर।
मतलब P जो होगा ना बउआ, वो N इंटू पी होगा। अब सुनना ध्यान से, ये जो P है ना, ये डायपोल मोमेंट है एटम का। डायपोल मोमेंट किसका है? डायपोल मोमेंट है ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, जो भी बोलो आप लोग, एटम बोलो या फिर क्या बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो। और N जो है ना बउआ, वो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट। अब P जो बड़का P जो है ना, वही पोलराइजेशन वेक्टर है। तो अगर तुमसे इसका यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, तो आराम से बता सकता है। डायमेंशन डायपोल मोमेंट का तो पता है तुम लोग को ना, बोलो डायपोल मोमेंट का डायमेंशन बताओ। डायपोल मोमेंट P का यूनिट बताओ, ऐसा है इसका कूलम मीटर, याद है आए? अच्छा, तो P का क्या हो जाएगा? कूलम मीटर पर मीटर क्यू। नहीं समझा बात को? N क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम होगा ना। ये डायपोल मोमेंट बटे वॉल्यूम है कि नहीं है? है ना बउआ? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका? प्लेट का निकाले हुए हैं। प्लेट का एरिया कितना? ए, गैप कितना बताए थे? तो वॉल्यूम कितना होता है? ए इंटू, निकाले थे एनर्जी डेंसिटी, अगर याद रखोगे कॉपी किताब तब तो। वॉल्यूम हम निकालने सिखाए हैं प्लेट का। प्लेट का एरिया कितना और गैप कितना, तो कितना वॉल्यूम बंद है? हाँ, तो वो सब बताया हुआ है, दिया रहेगा। उतारिए। मैं आपको ये बोल रहा था कि सपोज करिए आप कि ई आपके पास एगो प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के अंदर में ये डाइलेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। इसको आपने जोड़ दिया है बाहर से, है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक्स है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा सब? आए? इस पे, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अरे बोलो इधर की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है क्या नाम है? क्या नाम है? ई नोट। ई नोट क्या है पता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सुनो एक बार और, यहां पे सीरियस हो जाना है। सीरियस इन द सेंस, अभी तक तो डेफिनेशन वाला काम चल रहा था, अब चलेगा फॉर्मूला वाला काम, जो कि एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसका एक एक फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए है, समझिए। तो इसलिए सब एकदम सीरियसली देखिए। इनो, हर एक वर्ड को फोकस करो, हर वर्ड को मीनिंग को समझो। एक्सटर्नल फील्ड है ना, विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक्स है। मतलब अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता, सुन रहे बात को ना, अगर ये डाइलेक्ट्रिक तब बैटरी से जोड़ते तो प्लस चार्ज इस पे आता, प्लस क्यू इस पे आता ना, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, समझ बात को, वो कितना होता? आए? ई नोट होता। और गैप कितना इसका ले लेते हैं बता तो मेरे को? डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या होता? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, तो सर ये तो एप्सिलॉन होता, और ये होता सर ई नोट इंटू में डी होता सर, होता ना हो। डी बटे डी आर बराबर ई होता है, तो ई इंटू आर याद होगा, पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा है। डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो ये अगर भी है तो ये डी आर की जगह पर कितना गैप है ना, डी।
बोलो बोलो कि नहीं? तो ये सब काम जो पढ़ा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं है? एब्सेंस है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? विदाउट डाई इलेक्ट्रिक्स। तो सी की वैल्यू कितनी होगी बउआ? सी याद करो, क्यू बराबर सी भी होता है ना, तो क्यू बाई भी, तो क्यू बटे ई की जगह पर कितना? ए नोट इंटू बोलो बोलो, सही है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ सर, ई बराबर ऐसे भी लिखिए ना सर, आप ई नोट बराबर क्या लिखें? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट लिख दीजिए सर, काम चल जाएगा। अच्छा सिग्मा नोट कर दीजिए या सिग्मा ही रहने दीजिए। सिग्मा क्या है? समझ में आ रहा है बात? अच्छा अभी जितना भी फॉर्मूला लिखे है ना, सब में तुम ये सोच के चलो कि ये बीच में जो ये है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो बात को? तब सोचें इस प्लेट का एरिया कितना है? ए क्या है पता है ना? ए प्लेट का एरिया है। अच्छा ये सब कहानी, ए जो है ना क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। अच्छा इसमें जो है ना डी गैप बिटवीन प्लेट है। डी क्या है? गैप बिटवीन प्लेट है। अच्छा इतना जो कहानी लिखे हैं ना अभी, ऐसा कुछ भी नहीं आज का, ये सब पहले का चीज लिखे हैं। एक भी चीज आज का नहीं लिखे हैं। लिखे हैं आज का एक भी चीज? सभी में क्या मानना है? ये थी क्या बोलते हैं इसको, डायलेक्ट्रिक वो नहीं है वहां पे, ऐसा सोचना है कि है ही नहीं। रहने कारण क्या होगा यही निकालना था। नहीं हेडिंग क्या डाले हैं? हेडिंग क्या डाले हैं? इफेक्ट ऑफ, हाँ डाइलेक्ट्रिक, सही डाले हेडिंग। तो हम लोग को अब पता करना कि ये सब कहानी तो सर आप जो बता रहे हैं ये सब कब का है? जब डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक है तब क्या क्या कहानी है ना? तो देखो डाइलेक्ट्रिक के बाद की कहानी, ये डाइलेक्ट्रिक है ना, बताए थे ना सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो चुका है। बोलिए हाँ या ना? डाई इलेक्ट्रिक का निगेटिव चार्ज किधर है? इस प्लेट के पॉजिटिव की तरफ है। बोलो बोलो। और भैया मेरे डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज किधर है? तो इस प्लेट के निगेटिव की तरफ है। यानी तुम ऐसा बोल सकते हो सर इस डाइलेक्ट्रिक का सब के सब यहां पे ना सर क्यू इंड्यूस्ड हो गया, यहां पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो गया। हाँ या ना? बोलिए। क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज, कौन सा चार्ज? किसमें? इन डाइलेक्ट्रिक। किसके अंदर? डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। किसके कारण? ड्यू टू, ये पोलराइजेशन किया कौन? और ये पोलराइजेशन चार्ज का इंडक्शन किया कौन? एक्सटर्नल फील्ड ना। क्या होता है सब के सब जो डाइलेक्ट्रिक का एटम था ना, जो रैंडम था, सब क्या हो चुका है? अलाइंड हो चुका है ना। तो सबका नेगेटिव किधर था? इधर था ना। और सबका पॉजिटिव किधर था? तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इधर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है। बोलो बोलो। इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है? क्यू आई। क्यू नहीं, क्यू। ऑब्वियसली कुछ कम होगा। तब बोलेगा सर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा इधर की तरफ। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कि नहीं होता है? किसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं हम अभी? ये इंड्यूस्ड हुआ ना, ये किसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है? डाइलेक्ट्रिक का है। किसके प्रेजेंस में? ये हमारा ई आई है। तो ई आई भी लिखते हैं। ई आई क्या है बताओ मेरे को? तो सर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एकदम साफ साफ लिख दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पढ़ियो वर्ड वर्ड को ध्यान से। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक
है ना, ड्यू टू पोलराइजेशन अंडर एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत? मतलब हमको सबको पता है कि इसके पहले जाओ डायग्राम बनाए हैं, देखना सबका एटम ऐसे से अलाइन हो गया है, नहीं तो एक तरफ कौन सा चार्ज आ गया है, निगेटिव एक तरफ, तो वो इंड्यूस्ड हुआ ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, बाहर वाले के कारण नहीं, यानी बाहर वाले कारण उसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, और डाइलेक्ट्रिक के कारण, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पहला ओके बचल है कि घट गया है? घट गया है ना, बोलो बोलो, घट गया है ना कि नहीं घट गया है? हाँ, नेट चार्ज भी घट गया है, अब चार्ज Q माइनस क्यू आई हो चुका है। इस प्लेट पे चार्ज अब कितना है, Q है, तो कितना है Q माइनस, है ना, वो क्या बोले थे, प्लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बताए थे, एक पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज को बोले थे ना, तो अब इस तरफ का कितना चार्ज है बता सकता है कोई? Q नहीं है, अब कितना है, समझ में आया बात? एकदम आराम आराम से समझना है, इसमें एक भी वर्ड इधर का कहीं भी डाइलेक्ट्रिक में शामिल नहीं करना है ना, ये सब के सब किसके लिए है, एयर के लिए, किसके लिए है, एयर या वैक्यूम, है ना, इसमें कहीं भी डाइलेक्ट्रिक शामिल, उधर सब में डाइलेक्ट्रिक शामिल होगा, और सबका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा कौन कांस्टेंट रहेगा सब देखेंगे एक एक करके, उतारो जल्दी फटाफट। आए बस, अरे कभी कभी देखो, तो तुम लोग सब डायग्राम से साफ साफ देख रहा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना है कि नहीं है कि नहीं है, बताओ, है ना? अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, E नोट बाई E, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है, ये के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। ये क्या है, रेशियो है, रेशियो किसका किसका है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इन डाइलेक्ट्रिक, हाँ इन मीडियम। अच्छा, ये नया कुछ है नहीं, हम लोग पता 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, याद आया कुछ? नहीं याद है? अगर मीडियम का प्रॉपर्टी मालूम करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते थे ना, तो क्या था बताओ मेरे को, था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट स्पीड ऑफ लाइट इन, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, उसको क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी प्रॉपर्टी किसका, मटेरियल का, है ना? तो देखो तो यहां से चूंकि E बराबर, E नोट कॉमन ले सकता है, अरे E नोट कॉमन ले सकता है कि नहीं, तो E नोट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस ई आई बटे E नोट, यहां से भागा दे दो, सॉरी उल्टा एक काम करो, इसको इधर भागा दे दो, या दोनों E बटे, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यही देखो 1/k है, ये नहीं, ये क्या है 1/k, और बराबर 1 माइनस, अब एक काम करो, इसको इधर भेजो, ई आई बटे बराबर 1 माइनस, तो ई आई निकल गया, तो इसीलिए ई आई कितना है बताओ, E नोट इंटू 1 माइनस, अच्छा सुनो इधर ध्यान से, इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, E नोट इंटू के माइनस 1 बटा, ये क्या निकाले हम, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए ना, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस्ड होगा निकल जाएगा ना, एयर का तो हमको पता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा के, आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से तुम क्यू आई भी निकाल सकते हो, इस तरह से अब देखो सुनो,
जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था इसके अक्रॉस वोल्टेज बैटरी के बराबर था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आ गया तो वोल्टेज बैटरी के बराबर है ना। तो हम लोग सब क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना, निकाल लेंगे। आज टाइम नहीं है, अगर बोलो आधा घंटा दोगे तो हम निकाल के बता आज ही कर देते हैं। हाँ भाई।